नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं जया सिसोदिया ग्रेड प्लस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे उम्मीद है। तो मैं आप लोगों को भारत का इतिहास पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इतिहास के स्रोतों के बारे में मैं आप लोगों को क्लास ले चुकी हूँ। तो आज उसके सिलेबस को मैं डिस्क्राइब करूंगी, तो ध्यान से देखिए। सबसे महत्वपूर्ण बातें ये होती है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ये सबसे पहले जानना अनिवार्य है। तो आज हम भारत के इतिहास के सिलेबस को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आइए देखिए भारत का इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम जानते हैं, बता चुके हैं कि इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, किन विषय वस्तु को हम इतिहास में शामिल करेंगे और किन विषय वस्तु को हम इतिहास में शामिल नहीं करेंगे। अगर वो जो है कि तमाम मेथड के अनुसार साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, यात्रियों के विवरण में अगर शामिल होता है तो इतिहास कहलाता है। अगर साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों में शामिल नहीं होता है तो वह एक क्या हो जाता है, पास्ट स्टोरी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देख चुके हैं। अब आइए आज के क्लास में हम देखते हैं भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास को दोस्तों हम 3 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक या पाषाणकालीन इतिहास। क्या है? प्रागैतिहासिक या पाषाण काल का इतिहास। नेक्स्ट है ये आद्य इतिहास लिखा गया है, जबकि है आद्य इतिहास, ये वाला है आद्य इतिहास, ऐतिहासिक काल। और नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। अब सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसे जो है कि पाषाण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतिहास लिखने का कोई साक्ष्य नहीं है, इतिहास लिखने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ पे इतिहास लिखने एवं पढ़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, कोई प्रमाण नहीं मिलता है, प्रमाण नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। यहाँ पर देखेंगे कपी मानो, जहां से हमारे पूर्वज जो है कि एक बंदर के रूप में रहा करते थे, उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो यहाँ सबसे पहली बात, यहाँ कपी मानव के रूप में हमें जानना है और देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न महत्वपूर्ण यह पूछा जाता है। आप जानते हैं कि चिंपैंजी भी बहुत ही महत्वपूर्ण और जो है कि बुद्धिमान प्राणी था। क्रो मैग्नन भी बुद्धिमान प्राणी था, लेकिन क्या कारण है कि होमो सैपियंस जो है कि अर्थ पे स्टैब्लिश हुए? क्या कारण है कि होमो सैपियंस ही अर्थ पे स्टैब्लिश हुए, बाकी क्रो मैग्नन अर्थ पे स्टैब्लिश क्यों नहीं हुआ, जबकि इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है? इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में। ठीक, कि कैसे कैसे मानव जो है कि अपने संसाधनों के लिए या एक विकास करता आ रहा है या विकसित अवस्था में पहुंचने के लिए मानव कितना संघर्षशील है। तो इस कहानी को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसे प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास का मतलब दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे इतिहास लिखा गया है, यहाँ पे इतिहास लिखा गया है, इतिहास लिखा गया है। लिपि का हमें प्रमाण मिलता है, लिपि का प्रमाण मिलता है। यहाँ पे लिपि का प्रमाण नहीं मिलता, लिपि यानी वही लिखने वाली बात, लिपि का प्रमाण नहीं मिलता। यहाँ लिपि का प्रमाण मिलता है, प्रमाण मिलता है, मिलता है, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। और यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे लिपि जो मिली है वो कैसी मिली है? चित्रात्मक मिली है। यहाँ की लिपि कैसी है? चित्रात्मक लिपि है। यहाँ की लिपि कैसी है?
चित्रात्मक लिपि है। इसे हम क्या कहते हैं? आदि इतिहास काल। मतलब इतिहास का वह कालखंड जहाँ पे लिपि के प्रमाण तो मिलते हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं गया है, इसे हम आद्य इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में लिपि का प्रमाण मिला है, का प्रमाण मिलता है, इतिहास को लिखा गया है, इतिहास को लिखा गया है, लिखा गया है और इसे पढ़ा भी गया है, और पढ़ा भी गया है, पढ़ा गया है। यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात, एक बार और रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल उस कालखंड को कहते हैं जहां पे इतिहास लिखने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ना पढ़ा गया, ना इतिहास लिखने का कोई प्रमाण मिलता है, ना पढ़ने का मिलता है। यहाँ पे लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था। आदि इतिहास काल, आदि इतिहास काल उस कालखंड को कहते हैं जहाँ पे लिपि का ज्ञान तो हुआ है, यानी कि यहाँ पे भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक लिपि की हमें जानकारी मिली गई है, लेकिन आदि इतिहास काल के लिपि को अभी पढ़ने में सहायता नहीं मिली है। इस कालखंड के जो चैप्टर है उसे हम आदि इतिहास काल में रखते हैं। ऐतिहासिक काल यानी कि यहाँ पे इतिहास को लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, इसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट प्रागैतिहासिक काल को हम 3 कालखंड में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल को यानी पाषाण काल को हम 3 कालखंड में बांटते हैं, 3 कालखंड में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, यानी कि यह अज्ञात काल से लेकर, जब तक हमें अज्ञात काल मतलब इसका अभी तक वर्ष का पता नहीं चला है, अज्ञात काल से लेकर 8000 BC तक के काल को पूरा पाषाण काल में रखा गया है। यानी BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। इसे हम किस में लिखते हैं? बिफोर क्राइस्ट में लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट में, ठीक। या इसे हम कॉमन बिफोर एरा भी बोलते हैं, कॉमन बिफोर एरा भी बोलते हैं। तो ये पूरा पाषाण काल मतलब अज्ञात काल से लेकर 8000 BC तक रखा गया है। मध्य पाषाण काल, मध्य का पाषाण काल को दोस्तों 8000 BC से लेकर 4000 BC तक के कालखंड को रखा गया है। इसके बाद नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल दोस्तों 4000 BC से लेकर जो है कि 2500 BC तक के कालखंड को रखा गया है। यहाँ पर देखिए नौ पाषाण काल की सबसे प्रमुख बातें क्या होती है कि यहाँ पे आग का आविष्कार हो जाता है, आग का आविष्कार हो जाता है। अब यहाँ पर मनुष्य जो है कि अपने खाद्य पदार्थ को पकाना शुरू कर देता है, पकाना शुरू कर देता है, क्योंकि आग का यहाँ पे क्या हो चुका है? आविष्कार हो चुका है। किंतु इस कालखंड में व्यक्ति जो है कि जंगल में रहता था और अपने खाने पीने के पदार्थ को लेकर सरवाइव करता था, ठीक। तो इन सब कालखंडों को हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे। अब आइए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे है, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक। अब इसमें देखिए 2 चैप्टर को माना गया है। आद्य ऐतिहासिक काल में 2 चैप्टर को प्रस्तुत किया गया है, रखा गया है। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन वैली। दूसरा है वैदिक सभ्यता, यानी कि 1500 BC से लेकर 600 BC तक। आप ये देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता आप जो रखा गया है 250 BC से लेकर 1750 BC, या कुछ इतिहासकार
1500 बीसी भी मानते हैं। देखिए यहाँ पे डेट को लेके पूरे एंशिएंट इंडिया में डेट का कोई उतना महत्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम एक सामान्य जानकारी के हिसाब से रखते हैं, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत होता है। लेकिन यहाँ पर कार्बन डेटिंग के आधार पर जो चीजें होती है, कार्बन डेटिंग के आधार पर ये माना जाता है, क्योंकि कार्बन डेटिंग ही सर्वमान्य डेट है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डेटिंग के आधार पर लास्ट सीमा जो है कि 1750 बताया गया है। कार्बन डेटिंग के आधार पर 2250 से लेकर 1750 है, लेकिन अन्य इतिहासकारों का अलग अलग अपना मत है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की जो इतिहास स्टार्टिंग होती है वो 2800 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना गया है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो मात्र सत्नात्मक सभ्यता है, मातृ प्रधान सभ्यता है। ये मातृ प्रधान सभ्यता है, प्रधान सभ्यता है, सभ्यता है। प्रथम नगरीय सभ्यता है, प्रथम नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है। यहाँ पे ईरान, मेसोपोटामिया, दिलमुन, अफगानिस्तान, मिस्र के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के गुजरात नामक स्थान, गुजरात के लोथल से बंदरगाह का हमें प्रमाण मिलता है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से व्यापार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से व्यापार होते थे। ठीक, इसीलिए यह नगरीय सभ्यता है। इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु घाटी लोगों को वैज्ञानिक जानकारी थी। इन्होंने जो है कि कांस्य नामक धातु तैयार किया था, कांस्य नामक धातु तैयार किया था, इन्हें हम वैज्ञानिक जानकारी थी, इसीलिए इसे कांस्य नामक कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक, अब देखिए इन्हें तांबे की भी जानकारी थी, तांबे की भी जानकारी थी। अब इसके बाद देखिए कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, ठीक, कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से पशुपति की मूर्ति भी मिली है, पशुपति की मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है, जिन्हें क्या कहा गया है, आद्य शिव कहा गया है, आद्य शिव कहा गया है, आद्य शिव कहा गया है। यह किसने कहा था? जॉन मार्शल ने, मार्शल ने कहा था, जॉन मार्शल ने कहा था। तो इसके बारे में जब मैं सिलेबस को पढ़ाऊंगी तब पूरी तरीके से आपको डिस्क्राइब करूंगी इस चैप्टर को। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिपि की जानकारी मिली है। लिपि कैसी? चित्राक्षर, भाव चित्रात्मक लिपि की जानकारी मिली है। ठीक, लेकिन तू अभी तक पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता। अब आइए नेक्स्ट हम चलते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान। वैदिक सभ्यता को आप जानते हैं दो कालखंडों में रखा गया है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। इसे हम दो पार्ट में बांटते हैं, दो पार्ट में विभाजित करते हैं। पहला है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल को हम जो टाइम पीरियड
में रखते हैं 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक। और नेक्स्ट 1000 बीसी से 600 बीसी तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। यानी कि ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, दो काल खंडों में बांटा गया है, जिसका कारण यह होता है कि उत्तर प्रदेश के अंतरजीखेड़ा अतरंजखेड़ा से लोहे का आविष्कार हो गया। किसका आविष्कार हो गया? लोहे का आविष्कार हो गया। लोहे का आविष्कार हो गया और लोहे के आविष्कार ने क्रांति को जन्म दे दिया। लोहे के आविष्कार ने क्रांति को जन्म दे दिया। ठीक। और आप देखेंगे कि यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। यानी कि यहाँ पर ऋग वैदिक काल में अस्थायी जीवन व्यवस्था थी और यहाँ पे जीवन शैली कैसी हो गई? स्थायी हो गई। ठीक, स्थायी हो गई। अब आप देखेंगे इन वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? इसके निर्माता दोस्तों आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। और आर्य एक जाति सूचक शब्द नहीं है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आपने जो है कि महाभारत में अक्सर आर्य पुत्र का शब्द सुना है। महाभारत जब भी आप देखेंगे इसमें आर्य पुत्र का संबोधन बार बार किया गया है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक, तो इसके आर्य क्या थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता थे और इन्हें भी लिपि की जानकारी नहीं थी। इसलिए आप देखेंगे कि आधे इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखा गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, अब तो ये प्रश्न थोड़े कम बनते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट हम चलते हैं। यानी कि आपने प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल को देखा, अब आद्य ऐतिहासिक काल को देखा, जहां पे लिपि की जानकारी तो मिलती है किंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब ऐतिहासिक काल, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात लिपि की जानकारी मिली। इतिहास लिखा गया और पढ़ा गया। ठीक, अब देखिए इसे हम 3 काल खंडों में विभाजित करते हैं। ऐतिहासिक काल को प्राचीन काल 600 बीसी से लेकर 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन इतिहास 712 से 717 तक, आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से लेकर आज तक। यानी कि दोस्तों इसे हम काल खंडों में बांटा गया है। जो निम्न आप देख रहे हैं वास्तव में यह है कि इतिहास को किसी धारा में बांटा नहीं जा सकता है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि इतिहास को, अगर मान लीजिए कि अगर हम इसका एग्जाम्पल ले यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि 31 दिसंबर 711 तक हम प्राचीन इतिहास में जी रहे थे और जैसे ही 1 जनवरी रात को 12 बजे हुआ हम मध्यकालीन इतिहास में
प्रवेश कर गए, ऐसा नहीं है। ठीक, जबकि हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ मध्यकालीन परिवर्तन जो है कि पूर्व मध्यकालीन में ही होने लगता है। पूर्व मध्यकालीन में उसके कैरेक्टर या विशेषताएं दिखाई देने लगती है, तब हम कहते हैं कि यह मध्यकाल आ गया। आधुनिक काल की बात करें तो हम ये देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन 1857 के बाद या 1707 के बाद दिखने लगता है, तो हम क्या कहते हैं कि यह आधुनिक काल आ गया। यानी कि उसके कुछ विशेषताएं, कुछ लक्षण प्रारंभ होने के पहले ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि आधुनिक काल आ गया। लेकिन ये आपके पढ़ने के सहूलियत से बांटा गया है, जबकि वास्तव में आप यह जानते हैं कि इतिहास को किसी भी धारा में बांटा नहीं जाता है। ठीक, अब देखिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब नेक्स्ट चलिए, प्राचीन इतिहास के बारे में हम जानते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में देखिए सबसे पहले महाजनपद काल, यानी कि यहाँ पे 16 महाजनपदों का उदय होगा। महाजनपद का उदय होगा, का उदय होगा भारत में। 16 महाजनपदों का क्या होगा भारत में, पूरी तरीके से आप देखेंगे कि उदय होता है। 16 महाजनपद जैसे कंबोज, श्रावस्ती, उज्जैन, ठीक, इस तरीके से 16 महाजनपदों का भारत में क्या होता है, उदय होता है। और ये एक एक महाजनपद धीरे धीरे जो है कि मगध साम्राज्य में विलीन हो जाते हैं। मगध साम्राज्य में क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। ठीक, तो 6वीं शताब्दी, यानी कि 6वीं शताब्दी में हम 16 महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइए मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य में दोस्तों हर्यक वंश, हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक पढ़ेंगे, नंद वंश तक पढ़ेंगे। और यहां पर देखिए बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक, पढ़ेंगे हर्यक वंश में, और भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है कि शिशुनाग वंश आएगा। उसके बाद आप देखिए नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। और अंतिम नंद वंश के शासक, अंतिम नंद वंश के शासक घनानंद को, अंतिम नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य स्टैब्लिश करेगा। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, तो यहां पर देखेंगे 323 बीसी से लेकर 184 बीसी तक, 184 बीसी तक हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और इनका साम्राज्य चूंकि हम देखेंगे कि पूरे भारत में था, यानी कि एक तरह से हम देखें ठीक, यहाँ पे दोस्तों हिंदकुश पर्वतमाला है, हिंदकुश पर्वतमाला, हिंदकुश पर्वतमाला, हिंदकुश पर्वतमाला से दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांडे क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत पर किसका साम्राज्य चल रहा है, पूरे भारत पर मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, साम्राज्य चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य कभी भी भारत में नहीं हुआ। यानी कि आप देखेंगे कि अकबर के शासन काल में भी इतना बड़ा भारत नहीं है जितना कि मौर्य साम्राज्य में था। हिंदकुश पर्वतमाला से लेकर दक्षिण भारत में चेर, चोल,
पांडे तक उसका साम्राज्यिक विस्तार था, और इसी विस्तार को हम किस में पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब जो है कि इसके बाद ये दक्षिण भारत के चैप्टर हैं, संगम का, चेर, चोल और पांड्य, ये भी पढ़ लेंगे। संगम वंश पढ़ेंगे, चेर, चोल और पांड्य भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे पोस्ट मौर्योत्तर पीरियड, यानी कि मौर्योत्तर काल में, और यहाँ पर देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, शुंग, अंतिम मौर्य साम्राज्य, अंतिम मौर्य साम्राज्य या अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश को एस्टैब्लिश किया था, शुंग वंश को एस्टैब्लिश किया था। इसके बाद हम आ जाएंगे, ये देखिए थोड़ा सा ये गलत हो गया है, पहले इसको गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? गुप्त साम्राज्य, यानी कि ये 319 से लेकर 550 तक। गुप्त साम्राज्य कब से रहेगा? 319 से लेकर 550 तक हम गुप्तास पीरियड को पढ़ेंगे। उसके बाद हर्षवर्धन के शासन काल को, और आप जानते हैं कि ह्वेनसांग जो है कि हर्षवर्धन के शासन काल में ही भारत आया था। तो ये सारी देखिए प्राचीन भारत के इतिहास को हम महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, संगम, चेर, चोल, पांडे, मौर्योत्तर काल, गुप्ताज पीरियड, गुप्त का साम्राज्य और हर्षवर्धन के शासन काल तक पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये प्राचीन इतिहास है, और प्राचीन इतिहास इसलिए कहा जाता है जहां पे आप जानते हैं कि इतिहास लिखा भी गया है और इतिहास पढ़ा भी गया है, इसीलिए इन सब चैप्टर को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट, मध्यकाल। अब देखिए मध्यकाल, मध्यकाल दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम देखेंगे 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। इसको हम कहेंगे पूर्व मध्यकालीन इतिहास, पूर्व मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद देखेंगे उत्तर मध्यकालीन इतिहास, यानी 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। पूर्व मध्यकालीन इतिहास 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक, उत्तर मध्यकालीन इतिहास 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक, ये हम पढ़ेंगे। अब आगे आते हैं पूर्व मध्यकालीन इतिहास में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक हम उत्तर भारत के इतिहास को देखेंगे, उत्तर भारत के इतिहास को देखेंगे, दक्कन के इतिहास को देखेंगे और दक्षिण भारत के इतिहास को देखेंगे। इस क्रम में हम पूर्व मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट, अब आइए उत्तर मध्यकालीन इतिहास, यानी कि 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। इसमें भी उत्तर भारत में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन को देखेंगे, दक्कन में भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन को देखेंगे और दक्षिण भारत में देखेंगे। तो ये हम 18वीं शताब्दी तक आपका जो है कि उत्तर मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। और ये दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस या स्टेट पीसीएस, वो सबसे ज्यादा 2 सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है आधुनिक भारत का इतिहास और दूसरा है प्राचीन भारत का इतिहास। पढ़ना तो आपको सभी है, लेकिन इन 2 सेगमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो देखिए आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये जो प्रारंभ होता है वो 1707 से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास में हम आज तक की चीजों को रख सकते हैं।
1964 तक के चीजों को हम देख सकते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर यूरोपीय कंपनियां का आगमन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि उसके क्या कारण है, क्या कारण है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के कार्य क्या है, कार्य क्या है, और फिर देखेंगे यूरोपीय कंपनियां का परिणाम क्या है। अतः यहाँ पर सबसे पहले ये हमें जानकारी लेना है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां या घटना घटित होती है कि एक ज्योग्राफिकल डिस्कवर प्रारंभ होता है, ज्योग्राफिकल डिस्कवर प्रारंभ होता है व्यापार करने के लिए, और ये यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने के लिए भारत आती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मोटा मोटी हम थोड़ा सा देखेंगे कि 5 कंपनियां हैं जो भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं। पुर्तगाली या पुर्तगीज, पुर्तगाली, फिर यहाँ पर नेक्स्ट है डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन या डेनिश, इसके बाद एक फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, और इसके बाद स्वीडिश, इसके बाद स्वीडिश। ठीक, ये कंपनियां भारत में आती हैं व्यापार करने के लिए। यहां से सबसे मजेदार पूछे जाते हैं कंपनियों के आने का क्रम क्या है, भारत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का क्रम क्या है, जाने का क्रम क्या है, ये सब सारी विषय बिंदु को हम देखेंगे। फिर इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे पांचों कंपनियों के बारे में, और आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या कारण होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में स्टैब्लिश करती है और बाकी सारी कंपनियां रिप्लेस हो जाती हैं। ठीक, तो ये सारी घटनाओं को हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो यहाँ पर देखिए बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम से लेकर जो बहादुर शाह द्वितीय, द्वितीय या जफर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हम द्वितीय दोस्तों बहादुर शाह जफर कहेंगे या बहादुर शाह सेकंड कहेंगे, दोनों एक साथ नहीं कहेंगे। यहाँ पे देखिए 1707 से लेकर 1757 तक की घटना को हम पढ़ेंगे, और 1768 में इनकी मृत्यु हो जाती है रंगून में। यानी कि जिस मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली थी, बाबर ने डाली थी कब, 1526 ईस्वी में, उसका अंत कब हो जाता है, 1768 में। ठीक, 1768 में। तो ये इसके बीच में और भी शासक आते हैं, इसके बीच में और भी शासक आते हैं, लेकिन यहां से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे बहादुर शाह प्रथम। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद की घटनाओं को हम पोस्ट मुगल पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद यहां पर देखेंगे नवीन राज्यों का उदय, नवीन राज्यों का उदय। इसमें हैदराबाद, हैदराबाद, कर्नाटक, कर्नाटक, मैसूर, बंगाल, अवध, पंजाब, मराठा आदि राज्यों को हम पढ़ेंगे, और ये राज्य एक एक करके मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र होंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होते चले जाएंगे। तो नवीन राज्यों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 1757 से लेकर 1857 के मध्य का विद्रोह हम देखेंगे, कौन कौन से विद्रोह हुए। फिर 1857 का विद्रोह देखेंगे जिसे हम महान विद्रोह की संज्ञा देते हैं, और यहाँ पे देखेंगे 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में हम देखेंगे कि इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक तात्कालिक कारण, तात्कालीन कारण,
और दूसरा मूल कारण। मूल कारण, इसके अतिरिक्त हम देखेंगे मूल कारणों में इसका स्वरूप क्या था, यानी नेचर क्या था 1857 के विद्रोह का। फिर देखेंगे, यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे इसका स्वरूप क्या था, उसके बाद से कारण को दो पार्ट में, तात्कालीन जो भी मैं बताई, और इसके बाद मूल कारण, इस विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ, विस्तार कहां हुआ, और परिणाम क्या हुआ, 1857 के विद्रोह में हम देखेंगे। ठीक, इसके बाद 1857 के बाद किसानों का विद्रोह देखेंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व स्थापित संगठन, बहुत क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं आजकल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन कौन कौन से हैं। ठीक, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि जो इस्टेब्लिश होती है 1885 में, और इसके संस्थापक कौन रहते हैं, ए.ओ. ह्यूम, फाउंडर इसके हैं ए.ओ. ह्यूम, इसके फाउंडर हैं। ठीक, और आप जानते हैं कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी आज तक भारत में चल रही है। इसके बाद देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे। आखिर समाज को धर्म के माध्यम से रिफॉर्मेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या कारण है कि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला। ठीक, बुद्धिजीवियों के द्वारा। अब देखिए इसमें हम देखेंगे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, कुछ प्रमुख नाम है, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, एम.जी. रनाडे। ठीक, और भी लोगों को देखेंगे कि जिनके द्वारा जो है कि धर्म के माध्यम से समाज को क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है, रिफॉर्मेशन किया जा रहा है। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन जिसमें जो है कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, ठीक, अरविंद घोष जैसे लोग आएंगे। उसके बाद भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, समाचार पत्रों का विकास कैसे हुआ। लास्ट में देखेंगे हम नेशनल मूवमेंट, इसको हम 3 भागों में देखेंगे। नेशनल मूवमेंट को पहला प्रथम चरण को हम उदारवादी कहेंगे, उदारवादी युग। इसको ये 1885 से लेकर 1905 तक रहेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में, द्वितीय चरण में देखेंगे 1905 से लेकर 1919 तक, और इसे हम कहेंगे राष्ट्रवादी उग्रवादी युग। देखिए उग्रवादी एक निगेटिव शब्द है, लेकिन इसमें राष्ट्रवादी लग जाने से ये पॉजिटिव हो जाता है, उग्रवादी युग। और इसके बाद हम आ जाएंगे 1919 से लेके 1947 तक, गांधीयन फेज, गांधी युग। इसे हम तृतीय चरण कहेंगे,
ठीक। और इसके बाद आगे का भी इतिहास हम देख लेंगे। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है और इसी फॉर्म में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपका सिलेबस का स्टार्ट करूंगी वो आधुनिक भारत से स्टार्ट करूंगी, आधुनिक भारत से स्टार्ट करूंगी। तो आज उम्मीद है आप लोगों को सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ और नेक्स्ट चैप्टर आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हमारी आपकी मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड नाइट दोस्तों।